हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट का वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का दूसरा चैप्टर सौरमंडल लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल क्या है, इसकी परिभाषा पता चल गई कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य प्रभुत्व रखता है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो कौन सा है? प्लेनेमस। सौरमंडल के यहाँ पर चित्र दिया गया है। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी जो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय यानी 25 करोड़, जिसे हम 250 मिलियन वर्ष भी कह सकते हैं। तो परिक्रमण काल जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो इसका मध्य भाग होता है वो 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सूर्य का तापमान कितना होता है। हैंस एफ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ये पूरा लूसेंट का एक लाइन आपको PDF फॉर्म में दिया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है और जबकि सूर्य ग्रहण के समय जो इसका दिखाई देने वाला भाग होता है उसे कोरोना यानी सूर्य किरीट कहते हैं और ये सबसे बाह्यतम परत है। इन्फॉर्मेशन है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसे एक चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि कैसा है एनाटॉमी ऑफ द सन। ये सन की जो शारीरिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया। कहाँ पर कोर है, कहाँ कोरोना पाया जाता है, कहाँ क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर, ये कन्वेक्शन जोन और ये रेडिएटिव जोन। कोर एकदम बीच में है जिसे हमने अभी क्रोड के रूप में पढ़ा। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष है। अभी बताया जा रहा है कि 1011 वर्ष तक ये सूर्य ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट
16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला होती है, अगर उत्तरी ध्रुव पर है तो उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यहाँ पर इसका चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। सूर्य के धब्बे यानी धब्बे कैसे पड़ते हैं? चलते हुए गैसों का गोल होते हैं। ये सूर्य के धब्बे कुछ नहीं बल्कि चलते हुए गैसों के गोल होते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी का व्यास कितना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी का सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब आप सोचें, अगर सूर्य की पूरी ऊर्जा पर आप होने लगे पृथ्वी को तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी। नोट, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस रीजन में? आर्कटिक क्षेत्र में। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAU भी कहते हैं, कि प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियाँ क्या हैं देखते हैं एक करके। पहला है परंपरागत ग्रह, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरे 8 ग्रह हैं। बौने ग्रह में प्लूटो है, चिरॉन है, सेरस 2003 यूवी 313, ये सम्मिलित है बौने ग्रह में। और तीसरा जो कैटेगरी है उसे लघु सौरमंडलीय पिंड की कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हों, जैसे कि पहला शर्त है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरी शर्त, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ग्रह के 2 पार्ट बताए गए, अब उससे पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कहते हैं। ये है, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पूरा प्लैनेट्स और ये डॉफ प्लैनेट्स यानी ये बौने ग्रह के रूप में है और ये पूरा हमारे ग्रह के रूप में है। आप इस चित्र के द्वारा सभी समझ सकते हैं। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसमें कितनी शामिल है? 4। क्योंकि पृथ्वी के सदृश यानी समान होते हैं, ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं, चट्टानों से। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अब इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगले जो कैटेगरी है, जो पार्ट है, वो है बृहस्पति या बाह्य ग्रह की, जिसे हम जोवियन और
आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व अरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, और जबकि आंतरिक ग्रह जो थे वो चट्टानों से बने थे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रह? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। अब आपको पता करना है कि ये सब हमें कब दिखाई देते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अब घटते क्रम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है कैसा है? पहला बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो फिर से आप क्रम याद कर लीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। मंगल बुध दोनों साथ में हैं। अभी इसको याद करने की एक ट्रिक है। अब ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ये घटते हुए क्रम है। जैसे कि बस अरुण वरुण पशु में बोलेंगे, बस अरुण वरुण पशु में बोलेंगे। जैसे बा से बृहस्पति, सा से शनि, और अरुण का अरुण, वरुण से वरुण, और बा से पृथ्वी, सु से शुक्र, माँ से मंगल और बा से बुध। घनत्व के अनुसार पहले बात कर लेते हैं, तब उसकी ट्रिक हम देखेंगे। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम ये बढ़ते क्रम में होगा। तो पहला है शनि, घनत्व कम है, फिर उससे ज़्यादा अरुण की है, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे कम घनत्व किसका है। आपको अगर ये याद भी ना हो तो चल सकता है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी को कम से कम आपको याद करना पड़ेगा कि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसका भी ट्रिक हम देख लेते हैं। शनि अब वन में सुनेगा। शनि, अ से अरुण, बा से बृहस्पति, वा से वरुण, माँ से मंगल, सो से शुक्र, बुध, पृथ्वी। शनि अब वन में सुनेगा। ये घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है, वो भी बढ़ते क्रम में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा जाएगा। तो पहला है बुध, इन्हीं सबसे नज़दीक है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। वरुण सबसे दूर है, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। और आकार में भी बुध छोटा है और दूरी के क्रम में भी बुध सूर्य के नज़दीक है। तो आपको याद रखना होगा। तो इसकी ट्रिक भी है, जैसे कि बनाया गया है, बस पम बस आउट। बा से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, बा से बृहस्पति, सा से शनि, रा से वरुण और वा से वरुण। इसका है बस पम बस आउट। आप अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। और एक ट्रिक यहाँ पर भी इंग्लिश में दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जो NEEMJSUN ये सभी ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बढ़ते हुए क्रम में, तो पहला बुध है, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम अगर द्रव्यमान है तो बुध ग्रह का है और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। तो बुध को हमने देखा कि आकार में भी छोटा और सूर्य से दूरी के क्रम में बुध पहले आता है, और द्रव्यमान में भी ये जो बुध है वो न्यूनतम द्रव्यमान का है। अब परिक्रमण काल के अनुसार, परिक्रमण जो चक्कर पूरा करते हैं, ग्रहों का क्रम ये बढ़ते क्रम में होगा। जैसे कि बुध कम है, कम समय लेते, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण एवं वरुण। ये परिक्रमण काल हो गया। अब इनका परिभ्रमण काल, खुद का परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बढ़ते क्रम में, वो है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। इस तरीके से हमें एक बार इन्हें देख लेना है। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते जहाँ तक, लेकिन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर, ये झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में हम याद करेंगे।
शुक्र है, बृहस्पति है, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। यानी सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होगा? अरुण का होगा। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। यानी जो अगर हम शुक्र और अरुण को छोड़ दें तो सभी एक ही दिशा में चक्कर लगाते होंगे, लेकिन शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरीके से अब हम बुध के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बुध के बारे में पढ़ेंगे, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह अगर हमें देखना हो तो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले हम देख सकते हैं। तो कई बार हम देखते फिर भी भूल जाते हैं कि ये कौन सा ग्रह दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। अभी हमने द्रव्यमान के अनुसार भी क्रम पढ़ा था, तो उसमें बुध हल्का था। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर, जो ताप में अंतर होता है दिन और रात के बीच जो टेम्परेचर का अंतर होता है, वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड व दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आप अगर इसमें से घटाइएगा ना तो ये तापांतर 600 डिग्री के आसपास आएगा। अब शुक्र को वेनस कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम, किसका निकटतम है? पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। हमने 5 ग्रहों को बताया कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन ग्रह शामिल है, अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइएगा। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। अभी हमने ये भी बताया कि कौन से 2 ग्रह क्लॉकवाइज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, आपको बताना है, आपको ज़रूर बताना है, तभी याद हो पाएगा फैक्ट। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। ये बृहस्पति की कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके उपग्रह गैनीमेड, जो कि पीले रंग का होता है, गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। अब नोट, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इन 3 ग्रहों के पास छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। कुछ नहीं छल्ले होते हैं, बल्कि ये पट्टियां हैं। अगली ग्रह है मंगल, जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी है आपको बताना है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के समान ही इसका झुकाव और ये चक्कर लगाने का काम करता है। इसके 2 ग्रह हैं, एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। 687 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल में किस ग्रह पर उपस्थित है, तो बताएंगे कहीं और नहीं बल्कि मंगल ग्रह है।
नोट, मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गिल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। तो कौन सा मिशन है, आपको ये बताना है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए कौन से मिशन जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा भी और अलग अलग देशों के द्वारा भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MOM भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतरागृह अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न भी कहते हैं, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः दो हल्के गैस, एक हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना यानी रिंग का होना। मोटे प्रकाश वाली कुंडली को वलय कहते हैं। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे कितना है इसका घनत्व। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये उपग्रह का नाम है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आप पढ़ चुके हैं। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। इस सैटर्न के बारे में इतनी खास विशेषता है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगला है ग्रह अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है, जो इस तरीके के नाम है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, बिल्कुल उल्टा। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। एक टाइटन है, एक टाइटेनिया। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि टाइटेनिया कैसे उपग्रह है और किसका टाइटन। वरुण ने नेपच्यून कहते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जोहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। यहाँ पर अलग अलग नाम है जो कि मिलते जुलते हैं, सेम लग रहे हैं, जैसे कि ट्राइटन पड़ा और एक टाइटेनियन पड़ा है। यहाँ पर जैसे यह टाइटेनिया पड़ा है। तो ये 3 नाम हैं जो कि मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग ग्रह के हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। ये पृथ्वी के कक्षा तल से बनाता है, और जबकि ये लंब से इस तरीके से
आप लंब खींचिएगा तो यहाँ पर 23.5 डिग्री का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पूरी लुसेंट के एक एक लाइन को पढ़ाया जा रहा है, वो भी आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा। लेकिन एक बार जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तो आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी तरीके के वीडियो और भी अपलोड होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एराटोस्थेनीज ने की थी। एराटोस्थेनीज को क्या कहा जाता है, किसके जनक है, आपको बताना है तो कमेंट में बताइएगा। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्यों कम है। तो पृथ्वी इस तरीके से दिखाई पड़ती है तो ये बीच का विषुवतीय व्यास है जो कि अधिक होगा और यहाँ पर ये ध्रुवीय व्यास है जो कि कम होगा। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। यहाँ पर कुछ जैसे कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3,80,00,000 वर्ष पहले आरंभ हुआ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ आप मान सकते हैं। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितना चाल है? 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड जो कि 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब है होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। तो आप बताइएगा लीप वर्ष अगले साल मतलब कौन से साल में लीप वर्ष आएगा? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। सूर्य का भी निकटतम तारा है और जबकि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है और यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नोट: 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग सम्मेलन यानी चेक गणराज्य में हुआ था, इसलिए प्राग कहता है। प्राग बैठक में खगोल वैज्ञानियों ने प्लूटो को, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। मिसप्रिंट नहीं हुआ बल्कि पढ़ने में गलती हो गई। प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा उपग्रह किसका है, आप बताएं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत जो कि 35,000 फीट
यह हम कह सकते हैं कि 10,668 मीटर ऊंचा है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। अब एक ही भाग क्यों देख सकते हैं? इसका कारण इसका परिक्रमा काल और अपनी धुरी पर जो काल होता है वो सेम होता है। इस कारण चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 13,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको भी हम कमेंट बॉक्स में प्रिंट कर देंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नोट: चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्र मास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन अर्थात 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ये नक्षत्र जो था तो समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, इसी कारण इसे कहा जाता है। और 11.6 सेकंड यहाँ से मिलाना पड़ेगा फिर से कि 27 दिन, जिसे हम 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड भी कह सकते हैं कि यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 11:5 होना चाहिए अगर ज्वार उठना हो तो। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतनी ही पुरानी है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। किस धातु की? टाइटेनियम धातु की मात्रा अधिक है। सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। किसके निकट? पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये नोट: सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। अब ब्लू मून क्या है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। अगर एक माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं तो जो दूसरा पूर्णिमा होगी उसे ब्लू मून कहेंगे। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए। इनमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उन्हें मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। ये ब्लू मून का चित्र। नोट: सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। लैंडर विक्रम जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति कहा जाता है, उस स्थान, और जहां पर अपोलो 11 उतरा तो उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। बौने ग्रह क्या है? यम यानी प्लूटो क्या है? IAU ने इसका नया नाम, यहाँ पर भी कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट हो रहा है क्योंकि टाइप करने में कुछ गलती हो जाती है, तो आप इसे आप गलती समझ कर माफ कर दीजिएगा क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ध्यान से नहीं रहा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1,34,340 रखा है।
ये नया नाम है। अगर कुछ और आगे पीछे अगर इसके शब्द होंगे तो मैं उन्हें देखकर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करूँगा, लेकिन इसका नया नाम इस तरीके से रखा गया कि एक बार देखने में लगता है कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ होगा। IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लॉड टामोवो ने 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नियम की खोज 1930 में हुई थी। आपको देखकर हैरानी होगी कि इसका नया नाम इस तरीके से हो सकता है। मैं भी एक बार हैरान हो गया कि इसका नया नाम इस तरीके से रखा गया। अगस्त 2006 ईस्वी को IAU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर मौन ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण क्या है? आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और तीसरा कारण वरुण की कक्षा को काटना। इसी तरीके से सेरस भी एक मौन ग्रह के रूप में है। इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे मौन ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का लगभग 1/5 भाग है। यानी अगर चंद्रमा का भाग 5 है तो इसका भाग 1 है। नोट: अन्य मौन ग्रह हैं चेरॉन एवं 2003 UV 313 इरिस जिसे कहते हैं, इस तरीके से है। अब सौर परिवार की सारणी, ये क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। एक सारणी दी गई है, सभी ग्रहों के बारे में बताया गया है, तो एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं। जैसे पहला ग्रह है बुध, इसका औसत घनत्व यहाँ पर आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि किसका घनत्व कितना है। इसका घनत्व है 5.43 और इसका व्यास लगभग 4,878। अगर आप बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट। सही है। अब परिभ्रमण या घूर्णन काल जो कि अपने अक्ष पर होता है, वो लगभग 58.6 दिन में पूरा करते हैं। और परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो 88 दिन में बुध के द्वारा होता है। इस पर उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं है। उपग्रहों का रंग कैसा है, इसके रंग का पता नहीं। यहाँ खाली स्थान दिया गया तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कैसा रंग है। शुक्र, जो लूसेंट पढ़ाया जा रहा है आपको वो पूरा अपडेटेड है। अगर हो सकता है कि इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो गए होंगे, लेकिन ये पूरा अपडेटेड है। 2024 का ये वर्जन है। ये पुराने वाले लूसेंट में शायद आपको ना मिले। ये पूरा चार्ट है, शायद ये पुराने वाले लूसेंट जो कि काफ़ी साल से आपके पास पड़ा होगा, तो हो सकता है ना मिले। सॉरी। दूसरा ग्रह है शुक्र। इसका घनत्व 5.24 जो कि बुध से कम दिखाई पड़ रहा है और इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। और इसका परिभ्रमण काल 243 दिन और परिक्रमण काल 255 दिन। और ग्रहों की संख्या इस पर कुछ भी नहीं, यानी 0 ग्रह। और अंक इसका कैसा है, चमकीला है गर्म होने के कारण। पृथ्वी का घनत्व 5.5 है और इसका व्यास आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी 12,756 से लेकर 12,714 है। 12,756 कहाँ पर है, 12,714 कहाँ पर है, ये मैंने अभी ऊपरी वाली लाइन में पढ़ाया था। परिभ्रमण काल जो उसका है वो 23.9 घंटे का है और परिक्रमण काल 365.26 दिन का है। इस पर एक ग्रह जो कि चंद्रमा स्थित है और ग्रह का रंग कैसा है, नीला। क्यों? जल के कारण। इसी तरीके से मंगल का घनत्व 3.93 है। यहाँ पर घनत्व कम होते हुए दिखाया गया है 3.93। इसका जो व्यास है 6,796 है और परिभ्रमण 24.6 घंटे और परिक्रमण 687 दिन। इस पर 2 ग्रह और इसका रंग लाल जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बृहस्पति, इसका घनत्व 1.33, व्यास 1,42,984 और परिभ्रमण 9 घंटा 56 मिनट और परिक्रमण 11 वर्ष 11 महीने। इस पर ग्रहों के जो उपग्रहों की संख्या है वो 95 है। इसका रंग पीला होता है सल्फर ऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण। शनि, इसका घनत्व 0.69, इसका व्यास 1,20,536 और परिभ्रमण 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण 29 वर्ष 5 महीने। 146 उपग्रह हैं शनि पर। इसका रंग काला होता है नाइट्रोजन के कारण। अरुण,
1.27, व्यास 51,118 और परिभ्रमण 17 घंटा 14 मिनट, 84 वर्ष इसके परिभ्रमण काल है। 28 उपग्रहों की संख्या है और इसका रंग हरा होता है मीथेन के कारण। वरुण 1.64 घनत्व और व्यास 49,100 किलोमीटर, परिभ्रमण 16 घंटा 7 मिनट और परिक्रमण 164.8 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 16, कलर हल्का नीला मीथेन के कारण। एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति और शनि के उपग्रहों की संख्या 53 लगभग बराबर। परिभ्रमण या घूर्णन क्या है? ग्रहों को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमना यह परिभ्रमण कहलाता है। और परिक्रमण ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमना और उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमना यह परिक्रमण कहलाता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बुध का है। व्यास सबसे ज्यादा व्यास किसका है? बृहस्पति का है। लघु सौर मंडलीय पिंड, अभी हमने ऊपर 3 कैटेगरी जब पढ़ी थी तो इसमें आखिरी था। इसके अंतर्गत पहला है क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके बीच में? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। किसके विस्फोट? ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जैसे कि लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, इस तरीके से विशाल गर्त बन जाता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये फोरवेस्टा है। धूमकेतु, कॉमेट इंग्लिश में से कहते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरण ऐसी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के रोकने का समय निश्चित होता है। अगला है उल्का, जिसे कहते हैं मेटेरोस। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। यह हमने कई बार अपनी आंखों से भी देखा है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यहाँ पर खत्म होता है। ये दूसरा चैप्टर था विश्व भूगोल का। हमने लूसेंट के पूरे एक एक लाइन को पढ़ा है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको ये PDF इसके पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि बार बार PDF देना अच्छा नहीं लगता। एक बार में पूरा PDF दे दिया जाएगा आपको। तो आप बने रहे चैनल पर, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ गलतियाँ भी आपको लग रही हैं तो कमेंट में बताइएगा कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधारा जाए। क्योंकि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ और मुझे अभी नर्वस भी होती है, तो इसलिए गलतियाँ हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आप किसी बुक शॉप पर बार बार बुक को मत बदलिए, बल्कि एक ही बुक को फॉलो करिए और उस पर लगे रहिए। और अच्छे टीचरों से अगर आप अच्छे टीचरों के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़िए, क्योंकि बार बार किसी टीचर के नोट्स बदलना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से आग्रह है, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।